कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 3 का सेकंड, ठीक है। 1/x+4 - 1/x-7 इज इक्वल टू 11/30। सो अंकित देखो क्या होता है इस सब क्वेश्चंस में, आपको सबसे पहले एलसीएम लेना होता है, ठीक है। अब एलसीएम में क्या होता है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अगर एलसीएम के ऊपर बात कर ले, तो जब वैल्यूज हमें पता होती है, जैसे लेट्स से 1/2 है या 1/4 है एंड -1/6 है, तो इसका एलसीएम लेना आप लोगों को पता है, क्योंकि फिर आप डिनोमिनेटर में देखते हो 4 और 6 है, 4 और 6 का एलसीएम लेते हो 12 हो जाता है, और इस तरीके से आप उसको यहाँ पे सॉल्व करते हो। जब आपको वैल्यूज नंबर्स की जगह पे जब आपको कुछ कांस्टेंट देखने को मिलते हैं, जैसे कि लेट्स से 1/a है और -1/b है, जब आपको इस तरीके के एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना होता है और आप एलसीएम लेना चाहते हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम दोनों के डिनोमिनेटर को स्ट्रेट फॉरवर्ड मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो इट्स गोइंग टू बी a into b, और उसके बाद जैसे ऊपर 12 दिख रहा है वैसे समझ लो 12 की जगह पे a भी आ गया, और इसके अलावा बाकी सारी चीजें सेम रहती है। तो अब ए बी को आप पहला टर्म के डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो ए बी डिवाइडेड बाई ए विल गिव यू बी, तो यहाँ न्यूमरेटर में सबसे पहले बी लिखाएगा, फिर बीच में माइनस है तो माइनस का साइन आएगा, और फिर ए बी डिवाइडेड बाई बी से आएगा ए, ठीक है। एंड सेम चीज अगर हम यहाँ पे करें, तो सबसे पहले आप जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम बनेगा आपका x+4 इंटू x-7 का, यहाँ पे x-7 इधर आएगा माइनस ब्रैकेट में x+4, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 11/30। अब अगर हम न्यूमरेटर को सेपरेट करें, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करें, तो हमारे पास बनेगा वो -7 - 4 -11, और डिनोमिनेटर में अगर हम मल्टीप्लाई कर दे उसको, तो ये बनेगा आपका x² - 7x + 4x, तो -3x, 4 इंटू -7 -28 इज इक्वल टू 11/30। तो इसके बाद आप 11 दोनों जगह से कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे एक तरीके से -1 बचेगा, तो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के कारण -1 के साथ 30 मल्टीप्लाई होकर -30 बनेगा, और यहाँ पे x² - 3x -28, एंड देन यू विल सिंप्लीफाई दिस, ठीक है। आई थिंक इसके बाद तो काम हो जाएगा ना। अंकित हो जाएगा इसके बाद, राइट? ओके, आकाश ने दिया है 4.3 क्वेश्चन नंबर। आकाश ये क्वेश्चन नंबर 3 ही कर रहे थे हम लोग, 3 का सेकंड वाला ही था ये, और किसी में दिक्कत है क्या आकाश? पहला वाला भी वैसे ही लॉजिक लगाओगे ना, एलसीएम ले लोगे, जैसे फर्स्ट वाला x - 1/x है, तो आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम x का आएगा, यहाँ पे x² - 1 होगा इज इक्वल टू 3, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x² - 1 इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, फिर 3x को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो x² - 3x - 1 इज इक्वल टू 0, और फिर आप इसको सॉल्व करोगे। इज दिस क्लियर आकाश? कहीं पे दिक्कत हो रही है? डन, ओके। So now let's go to exercise 4.4, बिकॉज यहाँ यही क्वेश्चंस थे, बाकी तो हमने पहले कर रखा था। 4.4 में कोई दिक्कत किसी को? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 4.4 स्टूडेंट्स? 4 और 5, ठीक है। 4 कह रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years, 4 years ago their product was 48। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि दो दोस्त हैं, उनके एजेस का सम, उनकी जो अभी उम्र है, उन दोनों की उम्र को अगर अभी ऐड करोगे तो 20 होता है, और 4 साल पहले जो उनकी उम्र थी, दोनों की मान लो 4 साल पहले जो भी उम्र थी, उनका प्रोडक्ट करने से 48 हो रहा है। तो आपको क्वेश्चन कह रहा है कि उनके प्रेजेंट एजेस को फाइंड आउट कीजिए, और क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। So now this is NCERT exercise 4.4। दिवेश यहाँ पे कोई दिक्कत?
तो जैसे हम एजेस के क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करते थे, लीनियर इक्वेशंस के चैप्टर में कैसे अप्रोच करते थे, हम वेरिएबल्स मानते थे, है ना। हम सबसे पहले उनके एजेस को अज्यूम करते थे। तो मान लो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड इज इक्वल टू एक्स। एक उस जो दो दोस्त थे उनमें से एक दोस्त के प्रेजेंट एज को x मान लो। क्वेश्चन के हिसाब से दोनों का एजेस का सम था 20। अगर उसमें से एक की वैल्यू को x मान लिया गया तो दूसरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ अदर फ्रेंड, चैट बॉक्स में बताओ एक बार जल्दी से, अगर उसमें से एक की उम्र को x मान लिया और दोनों का सम 20 दिया हुआ है तो दूसरे का सम कितना होगा? गलती करना, गलती, x माइनस 20 नहीं बोलोगे, निहारिका 20 प्लस एक्स नहीं बोलोगे, 20 माइनस एक्स होगा ना। ये तो वैसा ही हो जाएगा कि आपके पास और आपके दोस्त के पास कुल मिलाकर मान लो 20 रुपए हैं। अगर आपके पास 7 रुपए तो आपके दोस्त के पास कितने हैं? 13 रुपए होंगे, है ना। तो सिमिलरली अगर दोनों के एजेस का सम है 7, तो उसमें से अगर एक का एज है x तो दूसरे का एज कितना होगा? 20 माइनस एक्स होगा। तभी ना दोनों को जोड़ोगे तो x x कट गया, 20 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट, according to question product of their ages 4 years ago, 4 साल पहले के एजेस का अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो वैल्यू आ रही है 48। तो मेरा सवाल है आप लोगों से कि अगर पहले वाले दोस्त का करंट एज, प्रेजेंट एज को x माना गया है तो 4 साल पहले उसकी उम्र कितनी होगी? 4 साल पहले उसकी उम्र कितनी होगी? यस फराज सही है, रागिनी सही है, कंगना सही है। इट विल बी x माइनस 4, है ना। पहले वाले दोस्त की अगर अभी उम्र है x तो 4 साल पहले कितनी होगी? x माइनस 4 होगी। अच्छा, दूसरे वाले का बताना, दूसरे वाले का अगर उम्र अभी 20 माइनस एक्स है तो 4 साल पहले उसकी उम्र कितनी होगी? देवेश सही है, रागिनी सही है, निहारिका गलत, फराज सही है, कंगना सही है, सुमित सही है। तो ये क्या हो जाएगा? 20 माइनस एक्स, जो भी उसका प्रेजेंट एज है उसमें से 4 घटाओ गया, है ना। दूसरे वाले फ्रेंड का अगर प्रेजेंट एज 20 माइनस एक्स है उसमें से हम 4 घटाएंगे। सिंपल सी बात है, अगर अभी आप 16 साल के हो तो 4 साल पहले आप 12 साल के होगे। तो अगर पहला दोस्त अगर x ईयर्स का था तो 4 साल पहले वो x माइनस 4 का होगा, और दूसरा दोस्त अगर 20 माइनस एक्स का था तो 4 साल पहले वो 20 माइनस एक्स माइनस 4 का होगा। और क्वेश्चन के मुताबिक इसका प्रोडक्ट है 48, इसका प्रोडक्ट है 48। अब अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48 हो रहा है। अब अगर इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया जाए तो हमारे पास आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 16 माइनस 16 प्लस 4 20 माइनस 64 इज इक्वल टू 48। अगर सबको इक्वेशन के एक ही साइड में ले आए, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करने का सोचे तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x 112। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन आएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? तो आपको क्या सोचना चाहिए? फॉर द सिचुएशन टू बी पॉसिबल, फॉर द सिचुएशन टू बी पॉसिबल, है ना, वहां पे लिखा था ना क्या ये सिचुएशन हो सकता है। तो आपका वहां पे आंसर क्या होना चाहिए? फॉर द सिचुएशन टू बी पॉसिबल, ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन मस्ट हैव d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल होगा तो d की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? d की वैल्यू को होना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d आपका क्या होता था? डिस्क्रिमिनेंट होता था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। d इज आवर b स्क्वायर माइनस 4ac, d का वैल्यू है यहाँ पे माइनस 20
तो -20 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -112, तो ये हो गया आपका 400, यहाँ पे हो जाएगा आपका 448। तो अल्टीमेटली वैल्यू पॉजिटिव आ गई, वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगा, ये सिचुएशन पॉसिबल है, और फिर आप इसके रूट्स कैलकुलेट कर लीजिएगा। इज इट डन नाउ? जितनों को क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट था, आया लॉजिक समझ में? क्वेश्चन पढ़ा, वेरिएबल्स अज्यूम किया, इक्वेशन बनाया, अगर सिचुएशन पॉसिबल होगा तो रूट्स को रियल होना पड़ेगा। बेसिकली क्या लॉजिक है, अगर सिचुएशन को पॉसिबल होना होगा तो रूट्स को रियल होना पड़ेगा, और रूट्स को रियल होना पड़ेगा तो डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। जिन जिन को डाउट था, इज दिस क्लियर, या अभी भी कोई डाउट है यहाँ पे? ठीक है, अब बात है क्वेश्चन नंबर 5। कुछ लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 बोला है। 5 में कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400? तो लॉजिक विल रिमेन द सेम। यहाँ पे आप पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी। 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी का वैल्यू 80 दिया हुआ है, तो यहाँ से एल प्लस बी कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो अगर आप लेंथ को अगर x मानते हो, तो आपका ब्रेथ कितना हो जाएगा? ब्रेथ हो जाएगा आपका 40 माइनस एक्स, है ना? लेंथ को अगर आप x मानते हो तो आपका ब्रेथ कितना हो जाएगा? 40 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपका जो एरिया दिया हुआ है that is given as 400. Area of a rectangle is length into breadth. So x into 40 minus x is equal to 400 करोगे, इसको मल्टीप्लाई किया तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 हो गया। फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। नाउ इफ आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d, तो d आ रहा है मेरा यहाँ पे 1600 माइनस 1600, d का वैल्यू 0 आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट 0 मतलब सिचुएशन पॉसिबल है, सिचुएशन पॉसिबल है तो फिर आप उसका लेंथ और ब्रेथ निकाल लीजिएगा। इन दिस क्वेश्चन d इज नेगेटिव? नो नो। हाँ सुमित? सर क्वेश्चन नंबर 4 में सर डी नेगेटिव है सर, -48। अच्छा, मैंने वहाँ क्या कहते हैं कुछ सिली मिस्टेक किया क्या? हाँ यार, हाँ ऐड किए हैं, ये यहाँ पे प्लस होगा, सही बात है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो इधर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। माइनस होने के कारण -48 आया, -48 के कारण ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होने का मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर वो आपका रूट्स पॉसिबल नहीं है वहाँ। ठीक है, ओके। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। आकाश, इज दिस क्लियर नाउ? सेम अप्रोच एज ऑफ द लास्ट वन। पिछले वाले में d आपका लेस देन 0 आएगा, यहाँ पे d आपका ग्रेटर देन 0 आएगा, बस इतना अंतर है। सुमित, आकाश, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है क्या? आकाश, कोई दिक्कत है या फिर से लिखो? डन, ओके। तो चलो फिर मॉड्यूल पे चलते हैं। मॉड्यूल में क्या दिया था एक बार देख लेता हूं मैं। आई थिंक 4.3 एंड 4.4 दिया था शायद। हाँ, 4.3 एंड 4.4 दिया था। तो ये आ गया आपका 4.3। बताइए चैट बॉक्स में यहाँ पे कहाँ दिक्कत हुई है? 10M04.3।
ICE 4 6, ठीक है, 3 का 2। सुमित क्या कर रहे हो यार, हैं? 3 का 2 नहीं हुआ, सिली मिस्टेक किए होगे। डू आई रियली थिंक मतलब इतना आगे पहुंचने के बाद अब इस क्वेश्चन को पूछ रहे हो? फॉर्मूला मेथड नहीं लगा पा रहे हो आप? बी स्क्वायर करोगे तो 36 इंटू 2 72 हो जाएगा। 6√2 प्लस माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 36 इंटू 2 72, 72 प्लस 32 तो आपका हो जाएगा 104। रूट से बाहर नहीं निकलेगा सब कुछ, रूट के अंदर कुछ रह जाएगा, बस यही अंतर है। कम ऑन यार, try to figure out your mistakes in these easy questions also na. Question number 4, question number 6. Question number 4 कह रहा है one of the roots of a quadratic equation solved by method of completing the square is -5 and the other root is -3. What are values of a and b if the equation is expressed in the form of x minus a का whole square minus b square? देखिए 10m 04.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है इक्वेशन इज x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। और क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? सो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर -5 एंड -3, राइट। क्वेश्चन के हिसाब से हमारे रूट्स क्या है? -5 और -3 है। तो अगर हम इक्वेशन में रूट की खासियत क्या होती है कि जब आप उस रूट को सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो वो उस इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। तो जब आप x का वैल्यू -5 रखोगे तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा? -5 माइनस a का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिमिलरली फिर जब हम x का जगह पे -3 रखते हैं तो ये हो जाएगा -3 माइनस a होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। ये आपके दो इक्वेशंस हो गए। इन्हीं दो इक्वेशंस को सॉल्व करके मुझको a और b का वैल्यू निकालना होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं क्या करूंगा, मैं अभी इसको एक्सपैंड करता हूँ, स्क्वायर को एक्सपैंड करते तो आपको क्या मिलेगा? 25 प्लस a स्क्वायर माइनस प्लस 10a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सेम चीज अगर करेंगे तो अब एक्सपैंड कर रहा हूं सीधा, 9 प्लस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना चाहिए? गो फॉर सब्ट्रैक्शन ना, गो फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू। इसको और इसको माइनस करो, इसको और इसको माइनस करोगे तो क्या होगा? ध्यान से देखो तो कुछ कुछ चीजें तो डायरेक्टली कैंसिल होते हुए दिख जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे मुझको ए स्क्वायर कैंसिल होते हुए दिख रहा है, बी स्क्वायर कैंसिल होते हुए दिख रहा है। तो आपके पास बचेगा 25 माइनस 6 जो कि 25 माइनस 9 हो गया 16 और 10a माइनस 6a बन जाएगा आपका 4a। तो 16 प्लस 4a का वैल्यू हो गया 0, यहां से a का वैल्यू निकलेगा -4, ठीक है। a का वैल्यू -4 निकल गया, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, वहां से b निकाल लीजिएगा, किसी भी इक्वेशन में पुट करके b निकाल लीजिएगा। रूट्स का खासियत यही होता है ना कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आप x के जगह पे उस रूट को पुट कर सकते थे, ये पहली चीज है। दूसरा, आपको क्वेश्चन के हिसाब से दो वेरिएबल फाइंड आउट करना था, a और b। दोनों के दोनों वेरिएबल उसी इक्वेशन में लाई कर रहे हैं। तो हमारा अगला थॉट क्या होना चाहिए था कि एक इक्वेशन के अंदर अगर दो वेरिएबल है और हमको दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है तो हमको कहीं ना कहीं दो इक्वेशन लिखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हमको दो इक्वेशंस लिखने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 3 में भी देखा था, अगर दो वेरिएबल्स होते हैं तो दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। एम आई क्लियर?
रश्मि, रागिनी, ये क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक आपका डाउट था। देखिए कोई डाउट है यहाँ पे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ठीक है, अरे यार तो उठा के ले भी तो नहीं जा सकता। चलो अज्यूम कर लो कि ये कुछ इस तरीके से था। ठीक है, ओके। अब देखो, अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि लेट्स से अगर एक सर्कल ऐसा है, ठीक है, और एक सर्कल इस तरीके का है, और लेट्स से हम इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। पहले वाले ऊपर वाले सर्कल का सेंटर है P, नीचे वाले सर्कल का सेंटर है Q, और जो P वाला सर्कल है उसका रेडियस है R1 और जो Q वाला सर्कल है उसका रेडियस है R2। क्या आप मेरे को PQ का वैल्यू बता सकते हो? क्या आप मेरे को PQ का वैल्यू बता सकते हो स्टूडेंट्स? निहारिका वेरी गुड। बाकी लोग डायग्राम को देखिए, P और Q के बीच का डिस्टेंस। अंकित गलत है, P आपका पहला सर्कल का सेंटर है और Q आपका दूसरे सर्कल का सेंटर है। अगर हम दोनों को ज्वाइन करते हैं तो क्या आप उसकी डिस्टेंस को बता सकते हो? जो ये डिस्टेंस बता पाएगा उसी से ये क्वेश्चन आसानी से उसको समझ में आ जाएगा। फिर सुमित सही है, अगम सही है, ट्राई करो गाइस, ट्राई टू पार्टिसिपेट इन द चैट बॉक्स। देवेश सही है। तो बेसिकली द थिंग इज, यहां से लेके यहां तक दिस वैल्यू इज R1 और यहां से लेके यहां तक दिस वैल्यू इज R2। तो मेरा PQ लेंथ उस हिसाब से क्यों ना R1 प्लस R2 हो जाए? ऑब्वियसली होगा ना, इट विल बी R1 प्लस R2, दोनों के रेडियस को ऐड करेंगे, राइट? तो इसी लॉजिक को बस यहाँ पे यूज करना है। आप क्वेश्चन के हिसाब से ये यहाँ पे वैल्यू है R, क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ R है, यहाँ Q है, यहाँ पे P है। ठीक है, और क्या क्या बोला है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने बोला है जो R वाला सर्कल है, क्वेश्चन ने बोला है जो R वाला सर्कल है उसका रेडियस है x। तो हम ये कह सकते हैं कि R का यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये वैल्यू x होगा, सिमिलरली यहां से लेके यहां तक ये वैल्यू x होगा। ठीक है, Q जो है, Q वाले सर्कल के केस में क्या था? तो Q वाले सर्कल का रेडियस है 2, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। और P वाला जो सर्कल है, तो P वाला सर्कल मान लो कि ये यही पॉइंट था, गैप नहीं है यहाँ पे डायग्राम में क्योंकि गैप नहीं है, तो इस जगह से लेके इस जगह तक दिस वैल्यू इज 9 एंड सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक दिस वैल्यू इज ऑल्सो 9, ठीक है। तो अगर अपन इसको कुछ यहाँ पे एक बार सिर्फ ट्रायंगल को ड्रॉ करें, तो दिस इज P Q R, दिस इज 90 डिग्री। तो आप ध्यान से देखो, आप डायग्राम को देखकर बताओ तो RQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायग्राम को देखकर बताइए स्टूडेंट्स, RQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर। निहारिका, नॉट 2x, इट विल बी 2 प्लस एक्स स्टूडेंट्स, 2 प्लस एक्स, क्योंकि RQ में दो भाग हो गया, एक भाग दो है, एक भाग x है, तो टोटल हो गया 2 प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्लस एक्स आएगा। सिमिलरली आप RP को देखो, RP कितना होगा उस हिसाब से 9 प्लस एक्स, और क्वेश्चन के मुताबिक PQ का वैल्यू 17 दे रखा है, क्वेश्चन के मुताबिक PQ का वैल्यू 17 दे रखा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, यू विल यूज पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि अल्टीमेटली हमको x का वैल्यू निकालना है, इक्वेशन बनाना पड़ेगा उसके लिए, और इंफॉर्मेशन बस वो 90 डिग्री वाला अभी तक हमने यूज नहीं किया था। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर होगा। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ टू एवरीवन। आकाश, आपका इस क्वेश्चन में डाउट था, क्लियर है? रागिनी, आपका भी इस क्वेश्चन में डाउट था? आयुष, आपका इस क्वेश्चन में डाउट था, क्या ये चीज क्लियर है? ग्रेट, तो हो गया। ये तो हो गए इन क्लास एक्सरसाइज वाले। अब हमको देखना है कौन सा, होमवर्क। होमवर्क में कहीं पे दिक्कत लेवल 2 में हुई होगी, अगर हुआ भी है तो। अंकित, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस पूछ रहे हो आज। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहे हो, क्वेश्चन में बहुत क्लियरली दिया हुआ है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स विड्थ बाय 2 सेंटीमीटर। आई मीन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपने ऑनेस्टली ट्राई नहीं किया क्वेश्चन को, बिकॉज यहाँ पे इसका विड्थ कितना हो जाएगा, विड्थ को अगर x मानोगे तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा x प्लस 2, क्योंकि क्वेश्चन के मुताबिक जो लेंथ है वो विड्थ से बड़ा है, कितना बड़ा है, 2 सेंटीमीटर बड़ा है, और साथ में क्वेश्चन ने बताया एरिया है 168। अच्छा 4.4 पूछ रहे हो, ठीक है ठीक है गाइस, दिस इज 4.3। 4.3 का होमवर्क, कोई दिक्कत किसी को? नहीं तो मैं फिर 4.4 पे मूव करूंगा। एनीवन, कोई दिक्कत? 4. नो, सब कोई नो लिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं 4.4 पे जाता हूँ। बताइए एक्सरसाइज 4.4, इसका क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है उसने। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इट हैज इक्वल रूट्स, k माइनस 4 का होल स्क्वायर अच्छा, इसके डाउट्स खत्म करके फिर हम कहूत करेंगे, कहूतों का लीनियर इक्वेशंस के ऊपर का ही। एक्स
10M04.4 क्वेश्चन नंबर 5। 5 में बोला है वी हैव k minus 4 x square plus 2 times of k minus 4 अंकित चलो अनम्यूट करो, बताओ कैसे अप्रोच किए थे इस क्वेश्चन को। अनम्यूट करके बताओ कैसे अप्रोच किए थे, समझ में नहीं आया था, समझने लायक क्वेश्चन नहीं है, आप इस एक्सप्रेशन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। मान लो कि जो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन दिख रहा है इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। बाकी क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो ये आपको नेचर बता दिया। रियल एंड इक्वल रूट्स कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है, राइट। रियल एंड इक्वल टू 0 कब होता है, रियल एंड इक्वल रूट्स कब होता है, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो अगर उसके रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0, राइट। तो अब आप abc की वैल्यूज पुट करो, तो b इज 2 टाइम्स ऑफ k माइनस 4। b होता है हमारा x का कोफिशिएंट, तो x के साथ 2 इंटू k माइनस 4 मल्टीप्लाइड है, तो इस पूरे का स्क्वायर होगा माइनस 4 इंटू a होगा जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, दैट इज k माइनस 4, और c होता है हमारा कांस्टेंट, वो यहाँ पे 4 है, ठीक है। आपको यहाँ से k का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिया है। तो अगर मैं अब इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करूं तो जो आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट दिख रहा है अभी, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू k माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और साथ ही साथ ये जो माइनस वाला पार्ट दिख रहा है अंकित, उसको हम राइट साइड भेज देते हैं। राइट साइड भेजोगे तो वैसे तो 4 इंटू 4 यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 टाइम्स ऑफ k माइनस 4 होगा, ठीक है। अब इधर दोनों जगह से k माइनस 4 एक एक कट जाएगा, और साथ ही साथ ये जो 16 है एक जगह पे 4 है, तो ये भी थोड़ा कैंसिल होगा, यहाँ आएगा 4। तो फाइनली अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ बचेगा k माइनस 4 और यहाँ बचेगा 4। तो k माइनस 4 का वैल्यू अगर 4 है तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 8। ठीक है आकाश, टाइम बचेगा तो आएंगे, ठीक है, वरना रिकॉर्डिंग से तो देख ही सकोगे। वैसे जस्ट 1 मिनट, देखो आकाश क्या था उस क्वेश्चन में, इफ आई गो टू द डायग्राम वंस, ये डायग्राम था आपका क्वेश्चन का। आर वाला जो सर्कल है, वो सर्कल जिसका सेंटर आर है उसका रेडियस है एक्स, तो यहां भी एक्स हो जाएगा, यहां भी एक्स हो जाएगा। क्यू वाले के केस में रेडियस था 2, तो इतना हिस्सा, दिस पार्ट विल बी 2, दिस पार्ट विल बी 2, ठीक है। एंड पी वाला जो सर्कल है उसका रेडियस दिया हुआ है 9, तो इतना 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने फिर यहाँ पे सॉल्व किया था, इसको डायग्राम को मैंने यहाँ पे बनाया है, तो वही जैसे कि मैंने दिखाया था, वो वाला हिस्सा 2 हो जाएगा, x 2 2 x x 9 9, और इसको फिर जब आप एक प्रॉपर सर्कल की तरह ट्रीट करोगे तो वन साइड विल बिकम 2 प्लस एक्स,
one side will become 9 plus x, and PQ according to the question is 17. Also, angle R is given as 90 degree. Then you can use Pythagoras theorem, get the equation of x, and then solve it to get the value of x. Okay? Okay. Any other question? आयुष ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 6. आयुष 6 जो पूछे वो इसी का था क्या? 4.4. ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन दिख रहा है आयुष मेरे को. ये जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखोगे तो देखिए दोनों सेम क्वेश्चन है, दोनों में इक्वल रूट्स दिया हुआ है, दोनों में आप b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 करोगे. एवरीथिंग इज द सेम हियर. लेट्स से मैं स्टार्टिंग के एक दो स्टेप्स कर देता हूं. ठीक है, यहाँ पे आप सेम चीज करोगे. यू विल गो विद b स्क्वायर माइनस 4ac. b स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा इधर, और ये p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा, माइनस 4 a c. दिस इज इक्वल टू 0. अब देखो यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है, पिछले क्वेश्चन में आपको k का वैल्यू निकालना था, इस क्वेश्चन में आपको m का वैल्यू निकालना है. m आपका लास्ट वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाइड है. तो सबसे पहले आयुष क्या कीजिएगा कि m वाले को तो पहले इक्वेशन के एक साइड ले जाओ. m वाले को इक्वेशन के एक साइड ले जाओ. तो अगर मैं ये वाला पार्ट को इक्वेशन के राइट में ले जाता हूं, ठीक है, तो ये माइनस साइन है, उधर जाके यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस साइन. पहली चीज. तो साथ ही साथ देख सकते हो कि 4 4 कैंसिल हो गया. अच्छा, ये ब्रैकेट के अंदर क्या बन रहा है, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर. तो उसको हम p प्लस क्यू का स्क्वायर इंटू p माइनस क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं. और यहाँ m के साथ जो मल्टीप्लाइड है, टेक इट ऑन द अदर साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. तो ये नीचे क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू m. सो नाउ दिस एंड दिस गेट्स कैंसल्ड, और यहां से आपको m का वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है, तो डिट्टो सेम क्वेश्चन एज ऑफ द लास्ट वन. ठीक है, डन हो गया. डाउट्स क्लियर? यस. तो अब कहूत करते हैं. गिव मी 1 मिनट. सो चैप्टर नंबर 4 इज कंप्लीटली ओवर नाउ. 3 चैप्टर्स खत्म हो गए.
सो मीनवाइल आप लोग जल्दी से क्रोम पे kahoot.it खोल लो, या ऐप है तो ऐप को ऑन कर लो, डुअल स्क्रीन कर लेना ताकि आधे स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिखे और आधे Kahoot वाले पे फिर आप आंसर मार्क कर सकते। Okay, so game pin will come in a minute. युवराज 10-10 क्वेश्चन वाला बना हुआ नहीं है। Okay, so everyone start joining. Game pin is 9417278. चलो 1 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी ज्वाइन करो सबको। अच्छा, एक बार मेरे को बस बताना, क्या हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं? ये वाला क्विज हो चुका है क्या?
नहीं हुआ है? अच्छा ठीक है, फिर चलो मार्क करो इसके आंसर्स। नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, b² - 4ac के ऊपर होगा। हाँ 12 लोगों ने सही किया और 2 लोगों ने गलत किया। नेक्स्ट, युवराज 976 पॉइंट, दिवेश 968, निहारिका 965। वाह बड़ी जल्दी की हो यार। चलो नेक्स्ट वाला इक्वेशन लिखो जल्दी से। क्वेश्चन पूछ रहा है इसके नो रियल रूट्स होंगे क्या, ट्रू और फॉल्स। इक्वेशन लिखो सब कोई, नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर का क्वेश्चन है सब। चलो मार्क करो। हाय 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 हाय, आधा आधा है, आधा ट्रू आधा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके दो इक्वल रूट्स बता दिया है, इसके दो इक्वल रूट्स बता दिया है और आपसे k का वैल्यू पूछ रहा है। चलिए मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद ऑप्शन आएंगे, सॉल्व करो आराम से, बिकॉज अभी हमारे पास 30 मिनट का टाइम है, हम आज काउंट करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसमें ओके। नेक्स्ट, आकाश टॉप पे है, दिवेश बहुत क्लोज है, तरन भी अच्छा खासा क्लोज है, तीनों ने 3 क्वेश्चन सही कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन सेम एज ऑफ द लास्ट वन, इक्वल रूट्स दिया हुआ है, k का वैल्यू निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 करो और वहां से k निकालो। Devesh is on top. Good. नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, इस इक्वेशन का रूट है 2,
के का वैल्यू पूछा है। तो देखते हैं क्या पोजीशन है आप लोगों की। थर्ड पोजीशन पे 3 सही हुआ निहारिका से आउट ऑफ 5। सेकंड पे करण ने 4 सही की हैं। और फर्स्ट पोजीशन पे देवेश है, इसने भी 4 सही। फोर्थ पे आकाश, फिफ्थ पे युवराज। चलो आई थिंक सबका प्रैक्टिस हो गया होगा, जल्दी से अगले काउंट पे चलते हैं। ओके, तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन हैं। आज आप लोगों ने डाउट भी मेनली वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर पूछा था। हार्ड नहीं होगा। ओ माय गॉड चल रहा है चैट में। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसा आज के डीएसएस में भी हुआ था। एक रेक्टेंगल का लेंथ उसके ब्रेथ के 3 गुना से एक ज्यादा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 354 है, तो लेंथ कितना होगा। टाइम मिलेगा आपको इसमें 30 सेकेंड्स का। ये तो चैट में लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, जय माता दी होगा वर्ड प्रॉब्लम में तो।
ये देखो 4 लोगों ने चैट में जय माता दी लिखा है। एक ही का जय माता दी सही हुआ। माता पागल थोड़ी है जो किसी का भी बात सुनेगी। देखते हैं वो कौन है जिसने क्वेश्चन को सही किया है। वो रोशनी। अरे चैट में ये भी जय माता दी कर रही थी। पूजा वूजा करती है लगता है ये। तुम लोग वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे भागोगे यार। नेक्स्ट, a right angle triangle is such that its hypotenuse is 50 meters more than the, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। चलो ट्राई करो, मैं अपने फोन में 30 सेकेंड्स का टाइम देखता हूं, उसके बाद मैं ऑप्शंस वाला पेज लेकर आऊंगा। फटाफट राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, शॉर्टेस्ट साइड को एक्स मानो, बाकी साइड्स को देखो क्या करोगे फिर। ओके चलो, मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है हमें। मान लीजिए कि उस राइट एंगल ट्रायंगल का शॉर्टेस्ट साइड है ये x, ठीक है, शॉर्टेस्ट साइड है x, और क्वेश्चन के मुताबिक जो हाइपोटेन्यूज होता है, अगर ये 90 डिग्री है तो 90 के जस्ट ऑपोजिट में हाइपोटेन्यूज होता है। क्वेश्चन के मुताबिक जो हाइपोटेन्यूज है वो शॉर्टेस्ट साइड से 50 मीटर ज्यादा है, तो ये x प्लस 50 हो जाएगा, ठीक है। और जो सेकेंड साइड है वो 49 मीटर्स मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड दिया हुआ है, तो ये आपका x प्लस 49 हो जाएगा। अब ये तीनों कैसे रिलेटेड है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपका बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 49 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 50 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगला अप्रोच भी बता देता हूं। अगला अप्रोच क्या होगा, ये एक पाइथागोरस थ्योरम हो गया, ठीक है। दूसरा अप्रोच होगा कि क्योंकि हमने जो वैल्यूज है, एक को x माना है, अगले को x प्लस 49 माना है, और उससे अगले वाले को x प्लस 50 माना है, तो जब आप तीनों को ऐड करोगे, तीनों को ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो ऐड करने से ये आया 3x प्लस 99, क्योंकि देखो x जो है वो आपका 3 बार ऐड होगा, और 49 प्लस 50 ये आपका हो गया 99, तो ये आपका पेरीमीटर आ गया, ठीक है, ये आपका पेरीमीटर आ गया। अब आपको यहाँ पे
एक चीज जो हमें दिख रही है कि 3x प्लस 49 में अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 33, है ना। हमारा पेरीमीटर आया था 3x प्लस 99, जब हमने 3 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आएगा x प्लस 33। तो इससे हमको ये पता चल गया कि हमारा जो पेरीमीटर आने वाला है, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा जो पेरीमीटर आने वाला है इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। पेरीमीटर विल बी अ मल्टीपल ऑफ 3। तो आप देखो कि कौन सा ऑप्शन है जो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 130 3 से डिवाइड नहीं होता है। अगर आपको क्लास 8 में जो रूल पढ़ाया गया था लास्ट चैप्टर में प्लेइंग विद नंबर्स में, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो 3 के डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग हम सारे डिजिट्स के नंबर, एक नंबर के सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे। अगर वो वैल्यू 3 के मल्टीपल में आती है तो वो 3 से डिविजिबल होती है। तो जैसे 130 हो गया, तो 130 में 1 प्लस 3 प्लस 0, ये सम हो रहा है 4। क्या 4 आपका 3 से डिविजिबल होता है? नहीं। नेक्स्ट इज 131, यहाँ पे ऐड करोगे तो 1 प्लस 3 प्लस 1, ये हो गया 5। क्या ये 3 से डिविजिबल होता है? नहीं। 132 होता है, नेक्स्ट 133 नहीं होता। ओके, तो एक तरीका था पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, दूसरा तरीका था कि आपका पेरीमीटर हो रहा था 3x प्लस 99, 3 कॉमन ले लिया तो 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 33 दिख रहा है। मतलब हमारा जो भी आंसर होगा उसको एक 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो एक बार चेक कर लिया ऑप्शंस में 3 का मल्टीपल कौन बन रहा है, एक ही ऑप्शन था, उसी को आंसर होना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे फिर किन दो लोगों ने सही किया इस आंसर को। तो फराज ने और दिवेश ने सही किया है। तो युवराज ने लिखा था कि अगर ये सही हो जाता है तो माता जी को 5 लड्डू चढ़ाएगा। नहीं होता ये सब चीज। नेक्स्ट, द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स है सम 85। तो सम ऑफ द नंबर्स क्या होगा? यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर का एडिशन 45 हो रहा है, तो वो नंबर्स खुद क्या होंगे? थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगाने की कोशिश करोगे तो ही ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो देखो, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके। पहला तो इक्वेशन मेथड पे आते हैं। अगर हमने पहले इंटीजर को x माना है तो अगला इंटीजर हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके स्क्वायर्स का एडिशन 85 दिया हुआ है, तो पहले वाले का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर होगा, अगले वाले का स्क्वायर करोगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 85। तो इक्वेशन बना के तो ये ऐसे सॉल्व होता। ठीक है, इक्वेशन बना के फिर यहां से x को सिंप्लीफाई करते, ये एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या हो सकता था? तो क्वेश्चन के मुताबिक 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का सम। अब यार 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, तो आप खुद सोचो, अगर एक वैल्यू आप 2 लेते हो तो अगला वैल्यू 3 लेना पड़ेगा। लेकिन क्या 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर का एडिशन करने से 85 हो रहा है? नहीं। और आगे निकलो, थोड़ा क्लोजर वैल्यूज लो, क्योंकि सम 85 है। तो मान लो हमने 6 लिया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अब 6 के साथ कंसेक्यूटिव में आप 5 ले सकते थे, तो 5 और 6 कंसेक्यूटिव नंबर हो गए। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। क्या इनको ऐड करने से 85 हो रहा है? नहीं। तो दूसरा ऑप्शन क्या था? 6 के बाद 7 ले लो, यहाँ पे सम 85 से नीचे आ रहा है, मतलब हमको 6 5 से नहीं होगा, हम 6 7 लेके देखते हैं। तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, इनको ऐड करो
तो 9 + 6 15 कैरी 1 7 + 1 8 85 आ गया, सम 85 आ गया। इसका मतलब वो दो नंबर्स कौन थे, 6 और 7 था। तो 6 और 7 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर 13 है। ठीक है, तो थोड़ा सा आईक्यू लगाकर, हिट एंड ट्रायल लगाकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। ओके, तो देखते हैं पोडियम पे कौन है। थर्ड पोजीशन पे अंकित है जिसने एक सही किया 3 क्वेश्चन में से। सेकंड पे दिवेश है जिसने 2 सही किया है। और फर्स्ट पे रोशनी है जिसने 2 सही किए हैं। 3 क्वेश्चन का छोटा सा कऊत था ये। फोर्थ पे फराज, फिफ्थ पे अगम्या। लेट्स हैव लास्ट 5 क्वेश्चन का एक और। कंप्लीटिंग द स्क्वायर कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो नया क्विज शुरू होगा, फिर से नया गेम पिन आएगा। Hurry up. New game pin is 4952696. ओके, जल्दी ज्वाइन करो। ओके, आई थिंक सबको आ गए। नहीं, ये थोड़ा सा कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट पे होगा। ये इंक्वायर नहीं क्वेश्चन होगा। अब देखो ठीक है। हे भगवान, उठा लो मेरे को। हाउ कैन वी सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? पहला ऑप्शन है बाय फैक्टराइजेशन, अगला ऑप्शन है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, अगला ऑप्शन है बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एंड लास्ट में है ऑल ऑफ द अबव। तो 6 लोगों ने ऑल ऑफ द अबव मार्क किया है, 3 लोगों ने बाय फैक्टराइजेशन और 3 लोगों ने बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया। गाइस, आपको फैक्टराइजेशन से खाली सॉल्व करना अगर आता है तो आपने शायद वो मार्क कर दिया होगा, लेकिन चैप्टर के अंदर तो 3 तरीके हैं ना। चलिए नेक्स्ट। First step while solving a quadratic equation by completing the square method. पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप मैक्सिमम लोगों ने सही किया। सबसे पहले हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं। x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं।
सेकेंड स्टेप क्या होता है उसके बाद? ध्यान से करना। स्क्वायर ऐड करते हैं d/2। Next, what should be added to make it a complete square? x square plus 24 में क्या ऐड किया जाए ताकि वो complete square हो जाएगा? ऑप्शन का हेल्प लीजिए थोड़ा सा अगर जरूरत पड़े, वरना a square plus 2ab का कॉन्सेप्ट लगा के भी निकाल लीजिए। अगेन मेजॉरिटी 5 लोगों ने सही किया, बाकी गलत कर रहे हो। देखो यार, एक्स स्क्वायर प्लस 24, आप इसको अपने मन में 24x, आपको अपने मन में इसको कैसे ट्रीट करना है? ए स्क्वायर प्लस 2ab समझो कि ये ए स्क्वायर है, ये 2ab है, और आपको यहाँ पे बी स्क्वायर लगाना है। तो आप कैसे फिगर आउट करोगे? ऑब्वियस सी बात है, इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि मेरे a के जगह पे x है, इसको कंपेयर कर रहे हो तो 2ab के जगह पे 24x है, राइट? जहां पे a हमको पता चल गया इट इज x, तो कहने के लिए हमारा 2bx इज इक्वल टू a के जगह पे x रख दिया है, तो 2bx इज इक्वल टू 24x हुआ। x x कैंसिल हो गया, एक 2 इसको भी कैंसिल करके यहाँ पे 12 बनाएगा, तो b का वैल्यू यहाँ पे हो गया 12। b का वैल्यू 12 हो गया, इट मींस आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? b का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। 12 का स्क्वायर 144 एंड दैट इज व्हाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 144। ये, या फिर आप ऑप्शन वाइज भी जा सकते थे। आप ट्राई करके देखते कि x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 24 क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में आएगा? नहीं आएगा। 24 की जगह फिर 64 रखते, फिर 144 रखते, ये भी तरीका आपके पास था। तो फराज ने लास्ट 4 क्वेश्चंस का आंसर सही देके टॉप पे है। गुड। 5th क्वेश्चन, देखो यहाँ का लॉजिक क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाते, अब इसके बाद हम क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं? तो इसका हाफ, तो इसका हाफ क्या होगा? 4 का हाफ विल बी 2 ना, तो 2 का स्क्वायर ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। जब आप दोनों सेम चीज इक्वेशन के दोनों जगह पे ऐड कर रहे हो, सेम चीज इक्वेशन के दोनों जगह पे ऐड कर रहे हो, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज लाइक एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द सेम थिंग। इट इज लाइक एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द सेम थिंग। तो ये आप कहां से पता करोगे? जो वैल्यू हम ऐड करते हैं ना, ये उसी की बात कर रहा था, विच वाज b/2a का होल स्क्वायर। आकाश आ गया है ऊपर। लास्ट क्वेश्चन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सबसे आसान क्वेश्चन में से लिखे, 1 मिनट का टाइम भी आपके पास।
seconds. तो थर्ड पोजीशन पे रागिनी 5 आउट ऑफ 6 करेक्ट. सेकंड पे फराज 5 आउट ऑफ 6 करेक्ट. एंड गुड. फोर्थ पे रन्ना है, फिफ्थ पे दिवेश. ओके, तो इसी के साथ आज का क्लास एंड करेंगे. आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने एपी शुरू कर दिया था और उसका होमवर्क आपको दे दिया था. ठीक है, डेडलाइन के अकॉर्डिंग होमवर्क को सबमिट कर दीजिएगा. नेक्स्ट क्लास में हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, बट डू कंप्लीट इट प्रॉपरली. वो आपका 4th चैप्टर होने वाला है एंड इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर. तो वहां पे जरूरत है तो एक बार उस वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि अगले 3 दिन में आपकी कोई ऐसे स्केड्यूल्ड क्लासेस है नहीं. तो उस टाइम को यूज करके चाहो तो थोड़ा और आगे की भी खुद से पढ़ाई कर सकते हो. ठीक है, या पीटीएम का जो भी है वो आपको अभी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ग्रुप पे. ओके, चलो, तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर. मिलते हैं अगली क्लास में. पीटीएम में क्या होगा, आपकी तारीफ करेंगे हम लोग, कितने अच्छे से क्लास में बैठे रहते हो, होमवर्क कितना टाइम पे सबमिट करते हो, क्लास में कितना अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हो, टेस्ट के मार्क्स कितने अच्छे से आए हैं, उसी के बारे में तो बात होगी. ठीक है, चलो.